इंटरव्यूइंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट एक्चुअली। जो बच्चा जैसे ही वो डोर को खोल के अंदर आता है, रादर खोलने के पहले जो वो नॉक करता है, कहानी वहीं से शुरू हो जाती है कि कई बार इंटरव्यूइंग ऑफिसर चाहते हैं कि वो आपके साथ में शेक हैंड करे। तो जब शेक हैंड करें तो डेफिनेटली अपनी सीट से शायद उठ भी जा सकते हैं, या फिर नहीं भी उठे तो भी वो अक्रॉस द टेबल अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाएंगे। पॉकेट मनी का क्वेश्चन बेसिकली इसलिए लिया जाता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो एक्चुअली। एसएसबी में पर्सनल इंटरव्यू एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और कैप्टन सतीश यादव सर का नाम पूरे इंडिया में फेमस है पर्सनल इंटरव्यू के गाइडेंस को लेकर के। तो अगर आपको भी कैप्टन सतीश यादव सर से गाइडेंस लेना है तो 25 ऑफ द नवंबर से हमारा एसएसबी इंटरव्यू का कैंप आ रहा है जो 5 डेज का रहेगा। इसमें साइकोलॉजी, जीटीओ, पर्सनल इंटरव्यू, इन तीनों ही टेक्निक पर हमारे एक्स असेसर्स आपको टेस्ट परफॉर्म कराने के बाद फीडबैक देंगे और उन फीडबैक से आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ इंप्रूव करना है। अब पर्सनल इंटरव्यू में किन बेसिक चीज़ों पर आपको फोकस करना होता है, वो सारे क्वेश्चंस पूछे मैंने इस इंटरव्यू में। आइए मिलते हैं सतीश यादव सर से। सर अब बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। आपने लंबे समय तक, लगभग 8 इयर्स तक तो आप डीआईपीआर में रहे हैं। वहां आपने इंस्ट्रक्ट किया है ना सिर्फ इंटरव्यू ऑफिसर्स को बल्कि साइकोलॉजिस्ट को भी और जीटीओस को भी। एंड उसके बाद में आपने बहुत लंबा समय अलग अलग एसएसबी आप प्रेसिडेंट रहे हैं। तो सर जब इंटरव्यू की शुरुआत होती है, बच्चा जब आपके रूम में एंटर कर रहा होता है, वहीं से किन बातों का ध्यान रखना है? ओके, इंटरव्यूइंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट एक्चुअली। जो बच्चा जैसे ही वो डोर को खोल के अंदर आता है, रादर खोलने के पहले जो वो नॉक करता है, कहानी वहीं से शुरू हो जाती है एक्चुअली। बच्चे का नॉक करने का तरीका, क्योंकि वो आजकल सबके यहाँ पे एसी लगे होते हैं, तो ऑब्वियसली इंटरव्यूइंग ऑफिसर का रूम तो बंद रहता है, तो बच्चे को आके थोड़ा सा नॉक करना पड़ता है। अब वो नॉक अगर वो बहुत ही धीमे करे, फीबल करे, तो वो उसकी आवाज इंटरव्यूइंग ऑफिसर को सुनाई नहीं पड़ेगी। जी ठीक है, तो उसको पहले ध्यान रखना चाहिए कि मैं नॉक इस तरह से करूं कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर को सुनाई पड़ जाए, आवाज और नॉक करने के साथ ही साथ उसको अपना डोर को धीरे से खोलना चाहिए। थोड़ा सा, पूरा डोर खोलने की जरूरत नहीं है। पुश द डोर अजार एंड देयर इटसेल्फ, वहीं पे खड़े खड़े वहां से मे आई कम इन सर, लाउड इनफ वॉइस में वो कहे कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर आराम से सुन ले और वो आपको कहे या प्लीज कम इन। तो ये पहला आपका वहां से शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद में जब उन्होंने प्लीज कम इन बोल दिया तो ऑब्वियसली आप अंदर आएंगे। अब इसके अंदर में 2-3 चीजें होनी चाहिए। आप मेंटली अलर्ट रहिए, सिचुएशनल अवेयरनेस रखिए कि कई बार इंटरव्यूइंग ऑफिसर चाहते हैं कि वो आपके साथ में शेक हैंड करे। तो जब शेक हैंड करें तो डेफिनेटली अपनी सीट से शायद उठ भी जा सकते हैं, या फिर नहीं भी उठे तो भी वो अक्रॉस द टेबल अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाएंगे। तो वो जैसे ही आप देखें कि ये आपसे शेक हैंड करने चाहते हैं, तो उनकी तरफ आप पर्पसफुल स्टेप लीजिए, उनके पास जाइए और एक फर्म शेक हैंड करिए। एक फर्म शेक हैंड करिए उनके साथ में। उसके बाद में वो आपको कहेंगे प्लीज सिट डाउन, तो अपनी चेयर पे आके बैठिए। तो यहां पर ये है कि जब अंदर घुसे तो उनकी तरफ आप देखना बंद कर दिया, और वो शेक हैंड के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि वो ऐसा करना चाहते हैं। तो इसीलिए सिचुएशनल अवेयरनेस को रखना तो बहुत जरूरी है। और ये करने के बाद में जब बैठने को बोला तो आप बैठिए आके वहां पर, उसके बाद में तैयार हो जाइए इंटरव्यू देने के लिए। और सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इंटेंशनली बच्चे को जैसे कम इन बोला है और आप इंटेंशनली अपने पेपर्स को देखने लगते हैं, बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हाँ। और उससे बोला ही नहीं है कि आप बैठ जाइए। हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने। इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास में बहुत सारे ट्रम्प तुरुप के होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ यूज करते रहते हैं। ये भी एक उसके अंदर में आता है कि वो जानबूझ के देखना चाहते हैं कि अभी कैसे रिएक्ट करेगा बच्चा, और उन्होंने उसको बोला नहीं, शेक हैंड भी नहीं किया और ये भी नहीं बोला कि प्लीज सिट डाउन, बस इतना कहा था कि प्लीज कम इन। और वो कम इन करने के बाद में बच्चा शेक हैंड नहीं हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली क्या करेगा, वो चेयर जो सामने रखी होती है उसके साइड में जाके खड़ा हो जाएगा। मीनवाइल इंटरव्यूइंग ऑफिसर जानबूझ के उसके डोजियर को देखना शुरू कर देते हैं, या वो देख रहे होते हैं, ऐसे लगते हैं कि वो बहुत बिजी हैं आपके डोजियर देखने में, और लेकिन वो भाप रहे होते हैं कि तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो, एज ए कैंडिडेट कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो कैंडिडेट डेफिनेटली कोई इंटरव्यू के लिए आया तो उसके दिल में थोड़ी सी घबराहट तो रहती है, तो वो सोचता है कि मैं बैठूं नहीं बैठूं, ये चलता रहता है उसके दिमाग में। तो मेरी जो सलाह है कैंडिडेट्स के लिए कि आप थोड़ा इंतजार करें, अपने को कूल एंड काम रखें
और इंतजार करें कि वो आपको जब ऑर्डर दें बैठने के लिए तभी बैठे। और अगर आपको लगता है टाइम ज्यादा हो गया है, 15-20 सेकंड हो गए, अभी तक सर ने आपकी तरफ देखा नहीं और आपकी तरफ ये नहीं बोला कि प्लीज सिट डाउन, तो मे बी थोड़ा सा पोलाइट वर्ड में आप बोल दिए मे आई सिट डाउन सर, थोड़ा सा हम्बल वे में आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी चीज होती है सर। सर अब आपने उसको बढ़िया चेयर ऑफर कर दिया है और अब उसका इंटरव्यू स्टार्ट हो ही रहा है। सर एजुकेशनल एस्पेक्ट पे आपका मेन फोकस किन चीजों पर होता है, क्योंकि सारे तो मेरिटोरियस बच्चे आते नहीं है, अलग अलग एंट्रीज के बच्चे होते हैं। कई बार बच्चा 12th या ग्रेजुएशन में उतने मार्क्स नहीं लाता है, बट मेहनत करके वो रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेता है। तो आप एजुकेशनल एस्पेक्ट पे कहाँ बच्चे को देखना चाहते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? हमको जब हम लोग देख रहे होते हैं या उनके जब क्वेश्चन करते हैं कि आपके 10th में कितने आए और 11th में कितने आए, 12th में कितने आए, तो कहीं ना कहीं हम एक कंसिस्टेंसी देखना चाहते हैं बच्चे के पढ़ाई के दौरान। अगर वो 10th में अगर सपोज 85 या 85 90 के बीच में आया है और 11th तो जनरली ऐसा पीरियड होता है कि मैक्सिमम बच्चों का परसेंटेज नीचे जाता है, तो उसको हम बहुत तवज्जो नहीं देते। लेकिन उसके बाद में 12th आ जाता है, अगर 12th में भी कम, अगर वो आगे बढ़ गया, मे बी 90 92 आ गया या 95 तक चला गया, तो डेफिनेटली उसने बच्चे ने और मेहनत करी है और कुछ अच्छा करके दिखाया है। क्योंकि वो एक ऐसा कैरियर का बड़ा पड़ाव होता है 12th की, जहां पे सब बच्चे मेहनत करते हैं और अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन इसके विपरीत भी कई बार ऐसी चीजें होती हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर एस्पेक्ट, लाइक कि वो जेई की तैयारी में लग गया या एनडीए की तैयारी में लग गया, तो वो बोर्ड एग्जाम के में इतना अपने आप को फोकस नहीं करता, तो उसके परसेंटेज हो सकता है कि 10th में तो 85 आ गई थी, यहाँ पे पता चला 70 आ गई, ये भी होता है। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये अगर कंसिस्टेंसी आप नहीं बना पाए तो क्या रीजन रहा, आखिरकार क्या वजह है उसकी रही है, क्या वजह रही, और उसकी वजह अगर उसका आप लॉजिकली एक्सप्लेनेशन आप दे पाए एज ए कैंडिडेट तो कोई फिर प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज हम बेसिकली कि यहाँ कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म करता आया है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि फ्लूक तुक्का लग गया था तो हाई परसेंटेज आ गई, अदरवाइज उसके लायक नहीं है, इसका नहीं आना चाहिए था। तो एक कंसिस्टेंसी अगर नजर आ जाती है तो हम समझ जाते हैं कि ये बच्चे में ये इसकी बिहेवियर इस तरह का है, ये पढ़ता है, मेहनत तो कर रहा है, मेहनत तो करता है करके। तो ये बेसिकली हमारे को देखना पड़ता है। सर कई बार बच्चा जब एनडीए क्लियर करके जाता है आपके पास एसएसबी देने के लिए, तो आप कहते हैं कि तूने एनडीए के लिए ड्रॉप लिया, ये तो बहुत छोटी सी एग्जाम थी, इसके लिए तूने ड्रॉप क्यों लिया, इसके लिए जरूरत थी क्या, तूने जेई क्यों नहीं दिया? वो क्या कॉन्सेप्ट है सर, बच्चा उसको कैसे हैंडल करे? क्योंकि वाकई कई बार बच्चा जब 11th-12th में उतना गहराई से नहीं पढ़ा होता है तो एनडीए के लिए कहीं ना कहीं मेहनत तो लगती है, आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया है। तो वो क्वेश्चन को कैसे हैंडल करे सर? कभी कभी लोग एनडीए के लिए ड्रॉप लेते हैं, कभी कभी जेई के लिए ड्रॉप लेते हैं। तो जनरली यहाँ पे हम चूंकि डिफेंस की बातें कर रहे हैं तो क्वेश्चन एनडीए के ड्रॉप के लिए मानेंगे। एनडीए का एग्जाम इतना सिंपल नहीं है जितना शायद लोग समझते हैं। मेरे ख्याल से आई हैव सीन मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स इन माय लाइफ जिन्होंने शायद जेई क्लियर कर लिया हो लेकिन एनडीए क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि बड़ा डाइवर्स सिलेबस है, थोड़ा सिलेबस बहुत बड़ा है। एनडीए का एग्जाम इतना सिंपल नहीं है। तो अगर किसी ने ड्रॉप लिया और वाकई मेहनत करी है तो हम उसको कोई गलत नहीं मानते, बुरा नहीं मानते, ठीक है, इट्स ओके। उसको क्लियर करने के लिए मेहनत तो लगती है और इट इज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और लाखों लोग देते हैं। एवरीवन वांट टू क्लियर, एक्चुअली एग्जाम क्लियर करे, अच्छे मार्क्स से क्लियर करे, कहीं ना कहीं फिर वही एग्जाम जो मार्क्स आएंगे वो कहीं ना कहीं इसके मेरिट लिस्ट में बड़ा रोल अदा करेंगे। तो इसलिए मेहनत अगर करने के लिए उसने ड्रॉप लिया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। सर वहीं पर एक और क्वेश्चन एसोसिएटेड आ जाता है कि मान लो बच्चा 11th-12th के साथ एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और उसने डमी स्कूल ले रखा है, तो वो डमी स्कूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे हैंडल करना है? क्योंकि बच्चों के मन में सवाल होता है कि अगर हम वहां जाकर के बोले कि मेरा स्कूल डमी था तो आईओ पर इंप्रेशन गलत जाएगा, उस वजह से बच्चे कई बार जो है देखिए मैं समझ गया आपकी बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डमी स्कूल को लोग उतना दिखाने में हिचकते हैं कि हमने डमी स्कूल में पढ़ रहे थे करके, और बेसिकली वो इंडिया की तैयारी कर रहे थे और किसी न किसी अकेडमी से कनेक्टेड थे निश्चित तौर पर। तो मेरे हिसाब से आपको बता देना चाहिए, उसमें ये कहने की मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हिचकने की ज़रूरत नहीं कि मैं कोचिंग कर रहा था। और वो अगर बोले कि कोचिंग क्यों कर रहा था तो कहिए ना सर कि सर ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है
और आजकल के ज़माने में आई थिंक कंपटीशन में कुछ हासिल करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और इसीलिए मैंने कोचिंग करी और डमी स्कूल लेके किया और सारा फोकस इस पे लगाया, और फाइनली आई अचीव मैंने क्लियर किया सर, तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ। उनमें से अधिकतर बच्चे पहले प्रयास में पास भी हो जाते हैं, जनरली हो जाते हैं। एंड इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, डिफिकल्ट एग्जाम है, इजी नहीं है, तो इसके लिए अगर आप कोई ऐसा करता है तो उसके लिए इट्स ओके एंड वी एक्सेप्ट दैट एक्चुअली, बिकॉज ऐसी कौन सी आज के जमाने में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसके लिए कोचिंग लोग नहीं करते। हर चीज के लिए आजकल तो कोई सा भी एग्जाम नहीं आप बता पाएंगे कि जिसके लिए कोचिंग नहीं होती। आजकल छोटे से छोटा एग्जाम से कोचिंग होती है, बड़े से बड़े एग्जाम के लिए, और जो करना चाहता है वो कोचिंग कर रहा है, तो नथिंग रॉन्ग है एक्चुअली, तैयारी करने में कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। सर अब आगे बढ़ते हैं। आप ही का सवाल रहता है सर कि बच्चे से आप पूछ रहे होते हैं कि व्हाट इज योर फ्यूचर करियर ऑप्शन, और बैठा तो आपके सामने और आपके लिए ही आया है ऑफ कोर्स कि मैं उसी प्रतिष्ठित संस्थान को ज्वाइन करना चाहता हूँ जहां आप सर्विस दे रहे हैं। तो फिर भी ये सवाल आप पूछते हैं बच्चे से, और कई बार उसके पास में ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो आंसर नहीं होता बच्चे के पास। यस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लोगों को कंफ्यूज जरूर करता है कि भाई तो यहाँ पे आया है तो डेफिनेटली फौज के लिए आया है, वो डिफेंस के लिए आया है, फिर भी आप उससे पूछ रहे हो। तो हम उसको थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि उसको ये वाकई डिफेंस में ज्वाइन करने का उतना पैशन है कि नहीं, या वही वो मतलब बोले नहीं सर माई फ्यूचर ऑप्शन इज डिफेंस ओनली, या आर्मी ओनली, या नेवी ओनली, या एयरफोर्स ओनली। अगर हम उसको और पुश करते हैं, बोले कि नहीं अगर नहीं हुआ तो देन उसके पास में एक कैरियर होना चाहिए, एक प्लान बी होना चाहिए। सर अगर खुदा ना खास्ता नहीं हुआ तो मैं ये सोचूंगा, लेकिन स्टिल माई फर्स्ट ऑप्शन इज दिस ओनली। उसको वो अपना जुनून दिखाना चाहिए, वो पैशन दिखाना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं हमारे को भी एक हेल्प करता है कि इस बच्चे को लें या ना लें। अगर ओवरऑल उसका सारे पैरामीटर्स ठीक होते हैं, क्वालिटीज में नजर आता है और ये जुनून भी नजर आता है, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। वेरी ट्रू सर। सर अब बात आती है कि जैसे एक सर आपका टाइम था जिसमें खेलना कूदना लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करता था। उस टाइम तो स्कूल्स भी शायद थोड़े से लेट लगते थे, 10 बजे या 11 बजे। आजकल अधिकतर स्कूल सुबह 7 बजे से लग जाते हैं सर। तो बच्चे स्कूल से छूटते हैं तो फिर कोचिंग्स में घुस जाते हैं, या फिर वो कोचिंग ही कर रहे होते हैं, सुबह शाम तक टाइम ही नहीं मिलता। तो सर उस सिनेरियो में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, उन्होंने एनडीए क्लियर किया है, सीडीएस क्लियर किया है, बट उनकी लाइफ में स्पोर्ट्स उतना इन्वॉल्व नहीं रहा, वो स्पोर्ट्स को टाइम उतना नहीं दे पाए हैं। तो सर यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है, क्या करना चाहिए बच्चे को? ऐसे केस के अंदर में आपको कहीं ना कहीं इस तरह से पोर्ट्रे करना चाहिए अपने आंसर्स के जरिए कि भले मैं गेम स्पोर्ट्स में इतना टाइम नहीं दे पाया, लेकिन मैं अपनी फिजिकल फिटनेस को लेके सजग हूं, मैं उसको लेके कुछ ना कुछ करता हूं। मैं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे को टाइम नहीं मिलता तो मैं घर में ही रोज आधा घंटा एक्सरसाइज कर लेता हूं, कसरत कर लेता हूं, या योगा कर लेता हूं। तो कहीं ना कहीं उसको पोर्ट्रे करे कि मैं अपनी फिजिकल फिटनेस बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करता हूं। तो इसमें ये भी हो सकता है कि आपका जब एनडीए मान लो निकल गया है तो अभी तक चाहे कुछ ना किया, बट अब हाँ दूसरी चीज में इसी पे आने वाला था कि अब तो निकल गया, एग्जाम क्लियर कर लिया, अभी आप शुरू कर सकते हैं। पहले आपने हो सकता है कि 5th 6th 7th 8th तक खेला, अभी आपका 10th 11th थोड़ा सा पढ़ने वाला टाइम आ गया, लेकिन जो खेला था जिसमें आपकी रुचि थी, इंटरेस्ट था, वो दोबारा से आप जीवित कर ले, उसके बाद में शुरू कर दें आप थोड़ा बहुत, तो वो भी कर सकते हैं। और दूसरा अपना ये भी बता सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं कन्विंस। सर आपने सारे सवालों के इतने अच्छे से आंसर दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सर बात आती है पॉकेट मनी को लेकर के कि हाउ मच पॉकेट मनी डू यू गेट एंड हाउ डू यू स्पेंड इट। सर वहां पर अधिकतर बच्चे इंडियन फैमिलीज में तो आजकल ऐसा भी है कि जितना जरूरत होती है उतना दे देते हैं और बाकी तो वहां आप क्या देख रहे होते सर कि देखो पॉकेट मनी का क्वेश्चन बेसिकली इसलिए लिया जाता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो। एक्चुअली पहली चीज, पैसा आप तो कमा नहीं रहे, बराबर कहीं से कहीं नहीं आपके पिताजी दे रहे हैं या माताजी, कोई ना कोई तो आपको दे रहा है घर वाला, तो उसकी कितनी वैल्यू करते हो आप उस पॉकेट मनी, ठीक है, और उसको आप इसेंशियल में खर्च करते हो या नॉन इसेंशियल्स में खर्च करते हो। फालतू चीजों के लिए मूवी देखना या खाना पीना उठपटांग या और कुछ गलत करना दर्शाएगा कि ये इसकी वैल्यू नहीं करता, नहीं उसका समझता नहीं।
बराबर। तो और जो वाकई उसको वैल्यू करके एक तरीके से खर्च करता है काम के लिए, कॉपी किताब खरीदने के लिए, अपने कुछ पढ़ने के बुक्स खरीदने के लिए करता है, तो दर्शाता है कि इसका एम क्या है, ये करना क्या चाहता है। अल्टीमेटली ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कहीं ना कहीं दिखता है कि ये सही इस्तेमाल करने वाला है या नहीं। तो इसलिए ये क्वेश्चन मदद करता है हमारे को कि वो कैसे काम करता है, अपने पैसे को कैसे इस्तेमाल करता है। सर, पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड तो बहुत सारे सवाल आपने बच्चों के क्लियर कर दिए, एकदम क्लियरिटी आ ही गई होगी बच्चों को।